गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 90 तक हो गया था। आज 91 से आगे हम शुरू करेंगे, देखते हैं हम कितना हो पाता है। तो 90 हमारा जो था वो था मर्डर ऑफ मदर। अब 91 हमारा है, 91वां है मर्डर ऑफ फादर। मर्डर ऑफ फादर, ठीक है। पिता की हत्या के लिए वन वर्ड क्या है? माँ की हत्या के लिए वन वर्ड क्या था? मैट्रिसाइड। तो पिता की हत्या के लिए क्या होता है बेटा? पैट्रिसाइड। स्पेलिंग PATRICIDE। पैट्रिसाइड मतलब होता है पितृहत्या। मातृहत्या मैट्रिसाइड, पितृहत्या पितृहत्या पैट्रिसाइड। अब आते हैं बेटा हम 92 पर। 92 हमारा क्या है? 92 है हमारा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ठीक है। एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, रिटन जो लिखा गया, बाय हैंड मतलब हाथ से, पुराने जमाने में होता था, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तलिपि। पहले जब मशीनें नहीं थी, छपाई वाली मशीनें नहीं थी, हाथ से ही लोग लिखते थे। तो ऐसी प्रतियों को, पुराने में जो किताबें उताबें लिखी जाती थी तो हाथों से लिखी जाती थी या कोई दस्तावेज जो था हाथों से लिखा जाता था, जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उन दस्तावेजों को क्या कहा जाता है बेटा? हस्तलिपि। और इंग्लिश में कहते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट। इंग्लिश में उसको कहते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट। MANUSCRIPT। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है बेटा हस्तलिपि। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि। अब आते हैं बेटे 93 पर। 93 हमारा क्या है? 93 है हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज, ठीक है। एक ऐसा आदमी, हार्ड मतलब कठिन हो, जिसको टू प्लीज मतलब खुश करना। एक ऐसा आदमी जिसको खुश करना बड़ा कठिन हो। हिंदी में उसको कहते हैं हम झंझट वाला, परपंच वाला, मूडी। इंग्लिश में ऐसे आदमी को कहते हैं फसी। FUSSY। आपके घर में या आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे होते हैं, मूडी, झंझटी, जिनको कि प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है। आते हैं बेटा 94 पर। 94 क्या है? 94 है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है। द फर्स्ट स्पीच मतलब पहला भाषण, डिलीवर्ड बाय ए पर्सन जो किसी एक आदमी के द्वारा दिया जाता है। जैसे आपने कभी भाषण नहीं दिया है, आप में से बहुत सारे लोग 10th तक कुछ नहीं किए थे, 11th में मैं देख रहा हूँ आप लोग करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो वही जब आपने पहली बार माइक पकड़ा और पहली बार कोई स्पीच दी, तो उस स्पीच को क्या कहते हैं? चाहे आप हो चाहे कोई भी पहली बार जो भाषण देता है उसको कहते हैं बेटा मेडन स्पीच, ठीक है। मेडन स्पीच स्पेलिंग है MAIDEN। मेडन, मेडन स्पीच मतलब हिंदी होती है प्रथम भाषण। चलते हैं आगे हम। हाँ, अगला भी अच्छा है हमारा, ये 95th होगा। 95th होगा। 95th है ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग मेड इन
memory of some person or to commemorate 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 a historical event। ठीक है, पहले तो आप इसका अर्थ जान लो जो मैंने लिखा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? ए बिल्डिंग मतलब एक भवन, मेड मतलब बनाया जाता है, इन मेमोरी मतलब याद में, ऑफ सम पर्सन मतलब किसी की। ठीक है, किसी के याद में अगर कोई बिल्डिंग बना दी जाए उसको क्या कहेंगे? या ए बिल्डिंग मेड मेड टू कमेमोरेट, यहां से ए बिल्डिंग मेड के बाद यहां से शुरू करो, टू कमेमोरेट। कमेमोरेट मतलब याद करना, याद के रूप में। और हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना। किसी व्यक्ति की याद में कोई भवन बनवाया जाए या किसी ऐतिहासिक घटना के याद को, किसी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए कोई भवन बनाया जाए तो उन दोनों को वन वर्ड में क्या कहेंगे? अरे आपने पढ़ा होगा, जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में वो बिल्डिंग बनवाई है ताजमहल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोनूमेंट कहते हैं, स्मारक। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे देश के भारतीय सैनिक मारे गए थे तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। और अंग्रेजी सरकार ने उन्हीं द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे देश में उतनी बड़ी घटना हुई थी उसी घटना की याद में दिल्ली में क्या बनवाया है? इंडिया गेट बनवाया है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी व्यक्ति के याद में बनवाया जाए या किसी ऐतिहासिक घटना की याद में बनवाया जाए, ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं बेटा? मोनूमेंट कहते हैं। स्पेलिंग MONUMENT, मोनूमेंट। मोनूमेंट मतलब स्मारक। ठीक है, चलते हम 96 पर। 96 हमारा क्या है? रेजिडेंस, रेजिडेंस, रेजिडेंस फॉर monks and priests। रेजिडेंस मतलब आवास, फॉर monks मतलब भिक्षुओं का, एंड प्रीस्ट्स मतलब पुजारियों का। जहां पर भिक्षु या पुजारी रहते हो ऐसी जगह को कहते क्या है? अरे आप सुने होंगे ना, मठ। हिंदी में कहते हैं मठ। मठ मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर साधु रहते हैं। कुल मिला के ये रेजिडेंस ऑफ फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट मतलब साधुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं बेटा मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब मठ, MONASTERY। ठीक है, इसकी हिंदी होती है मठ। देखो आपने सुना होगा मठ, फलाना मठ, ढिमाका मठ। मठ मतलब क्या होता है? जहां पर साधु रहते हैं। आते हैं बेटा 97 पर। 97 हमारा क्या है? गवर्नमेंट बाय मोनार्क लिख देते हैं, गवर्नमेंट बाय मोनार्क। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाय मोनार्क मतलब राजा के द्वारा। राजा के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, मतलब एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार जिसमें राजा होता है, उसको क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोनार्की। राजतंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, MONARCHY। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोनार्की कहते हैं, गवर्नमेंट बाय मोनार्क। चलो हम आगे चलते हैं। मेरा हमारा 98 क्या है बेटा? 98 देख लेते हैं। मेडिसिन, a medicine that induce
स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप। ए मेडिसिन मतलब एक दवा दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद लाती है, जो निद्रा लाती है, या हाँ मतलब ऐसी दवाएं जिनको खाने से नींद आती है, ऐसी दवाओं को कहते हैं बेटा नार्कोटिक, NARCOTIC, नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब आप कह सकते हो नींद लाने वाली दवा। तो ये दवा काम की भी है, और कुछ लोग जो नशा करते हैं तो ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं। जैसे नशा जो होता है बेटा, होश खोते हैं लोग और ऐसा लगता है कि नींद में ही रहते हैं, तो इसलिए देखो नार्कोटिक डिपार्टमेंट भी एक बना है नशीली दवाओं। वैसे मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप नशीली दवा को ही कहते हैं। तो मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप एक ऐसी दवा जो नींद लाती है, उसको क्या कहते हैं, नार्कोटिक, ऐसी दवाओं को कहते हैं। आगे आते हैं बेटा, हमारा 99th देखते हैं। a person widely known for evil deeds, ठीक है। ए पर्सन मतलब एक आदमी, वाइडली मतलब होता है बहुत ज्यादा, विस्तृत रूप से, नोन मतलब जाना जाता है, फॉर इविल डीड्स, इविल मतलब बुरे, डीड्स मतलब कार्य, एक ऐसा आदमी जो केवल बुरे कार्य के लिए जाना जाता है, जिसको शरारती कहते हैं। आपके अरे बुरा कार्य मतलब हत्या और चोरी नहीं बेटा। जैसे घर में कुछ बच्चे होते हैं जो ना तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं, वो भी क्या है, बुरा ही तो कार्य है ना। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे आदमी को क्या कहते हैं हम, नोटोरियस, मन शब्द में कहते हैं नोटोरियस। हो जाएगा NOTORIOUS, नोटोरियस मतलब शरारती। आगे चलते हैं। हाँ, 100 है हमारा। ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, ए पर्सन मतलब एक आदमी जो सब कुछ खाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी, ठीक है। तो जो मांस खाता है उसको कॉर्निवोरस, जो केवल हरी सब्जियां खाता है उसको हर्बीवोरस, और जो सब कुछ खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं बेटा, ओमनीवोरस, OMNIVOROUS, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। आते 101 पर। 101 हमारा है वन हु इज present everywhere at the same time, ठीक है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब एक ऐसा आदमी जो हर जगह उपस्थित होता है, एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय में, मतलब एक साथ हर जगह उपस्थित हो। ये केवल ईश्वर ही कर सकता है, और ईश्वर को हम क्या कहते हैं, सर्वव्याप्त। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक शब्द हिंदी में क्या होता है, सर्वव्याप्त, और इंग्लिश में उसको कहते हैं बेटा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब सर्व होता ही है, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा सर्वव्याप्त। एक ऐसा व्यक्ति, इस ईश्वर ही करते हैं, मतलब ईश्वर कहते हैं ना सब जगह विद्यमान है, सब जगह विद्यमान मतलब एक ऐसा आदमी जो एक ही समय में हर जगह हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वव्याप्त कहेंगे, और इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। वन 102 हमारा क्या है, 102 हमारा है
वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल। शायद एक बार हम इसको पीछे कर चुके हैं क्या, ठीक है देख लो, कर लेंगे तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, अगर नहीं किए तो देख। वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब एक आदमी जो सर्वशक्तिमान है, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं, ठीक है, ओमनी सॉरी ओमनीपोटेंट, ये भी ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा और कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो सर्वशक्तिमान हो। ईश्वर ही जो चाहे वो कर सकता है इस संसार में, चीजों को इधर से उधर कर सकता है, आगे और किसी के बस की बात नहीं। ये वर्ड केवल ईश्वर के लिए यूज होता है, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। आगे चलते हैं, अगला है अगला है 103, विच कैन नॉट सीन थ्रू, ठीक है, विच कैन नॉट सीन थ्रू, which cannot be which cannot be seen through, THROUGH। तो which cannot be seen through मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, तो हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं और इंग्लिश में उसी को ओपेक बोलते हैं। ओपेक मतलब अपारदर्शी, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और ओपिक मतलब होता है अपारदर्शी। इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू के लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, ओपेक। स्पेलिंग हो जाएगी बेटा OPAQUE, ओपिक मतलब हो गया अपारदर्शी। आता है अगला 104 है, नो लॉन्गर इन यूज मतलब नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, इन यूज मतलब उपयोग में, एक ऐसी वस्तु जो अब उपयोग में ना हो। पहले चलती थी लेकिन अब क्या हो गई है, चलन के बाहर हो गई है। मतलब कुल मिला के इसको ग्रुप ऑफ वर्ड में आप कहो तो आप हिंदी में कहोगे चलन से बाहर की वस्तु जो अब उपयोग नहीं हो रही है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं बेटा, ऐसी वस्तु को कहते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब पुराना। ये कोई वस्तु हो सकती है, इंग्लिश में बहुत सारे शब्द भी ऑब्सोलेट हो गए हैं जो एकदम चलन के बाहर हो गए, अब यूज नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी दाई मिलता है, दी मिलता है ना, ये सब क्या है, चलन के बाहर है। दी मतलब भी यू होता है, दाई मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है, लेकिन वो सब ऑब्सोलेट वर्ड हो गए, उनका यूज अब नहीं होता है। आते हैं 105 पर और आज का हमारा लास्ट है ये, ए पर्सन who looks dark side of things, ठीक है। ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु लुक्स जो देखता है, डार्क साइड, डार्क साइड मतलब होता है वैसे डार्क मतलब अंधेरा, साइड मतलब सिरा या हिस्सा, ऑफ थिंग्स मतलब चीजों का, मतलब यहाँ पर डार्क साइड का मतलब है बेटा नेगेटिव चीजें। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों चीजों को नेगेटिव रूप से लेता है, हर चीजों में कोई ना कोई कमी ढूंढता रहता है, तो ऐसे आदमी को हिंदी में वन वर्ड में कहते हैं निराशावादी, ठीक है। और इंग्लिश में इनके लिए वन वर्ड है पैसिमिस्ट। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, पैसिमिस्ट कहते हैं। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, PESSIMIST, पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, निराशावादी। एक 106 है, ये लास्ट होगा, अब सॉरी इससे पहले वाला नहीं, जरूर ये मुझसे छूट गया इसलिए मैं आपको बता देता हूं, शायद एग्जाम में पूछ ले। कह रहा है ए पर्सन होल्डिंग conventional
conventional beliefs especially in matter of religion, especially in matter of religion, ठीक है। ए पर्सन मतलब एक आदमी होल्डिंग कॉन्वेंशनल बिलीफ्स, होल्डिंग मतलब पकड़ कर चल रहा है, मतलब मान रहा है। कॉन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक, बिलीफ्स मतलब विश्वासों को, स्पेशली मतलब विशेष करके इन मैटर ऑफ रिलीजन मतलब धर्म के मामले में। एक ऐसा आदमी जो धर्म के मामले में पुराने विचारों को मानता है, ठीक है, जिसको हम रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा मतलब आपके समाज में भी, आपके घर में ही लोग होंगे ना, कहते हैं अरे हमारे सब समय में ये सोच रहा, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? रूढ़िवादी आदमी कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो पुराने विचारों को मानता है, और विशेष करके धर्म के मामले में जो पुराने विचारों को मानता है उनको भी हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। और इसके लिए वन वर्ड है बेटा, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स स्पेलिंग हो जाएगी ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी विचारधारा, एक ऐसा आदमी जो पुराने विचारों को मानता हो, स्पेशली धर्म के बारे में। तो बेटा ये हमारे 16 थे आज, 90 से 106 तक। और आप लोग बेटा वीडियो देख लो, वीडियो देखा करो, क्योंकि आपके लिए मैं ये बना रहा हूँ, बाकी मेरा कोई शौक नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी, और आप अगर होंगी भी तो आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम वीडियो देख तो लो आप लोग, तो थोड़ा हमारी भी मेहनत रंग लाएगी। और आप लोग देख लोगे तो एग्जाम में अच्छा करोगे भी। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल आपके 12th के लिए, ये सारी चीजें अगर आप इंग्लिश लेकर आगे बढ़ोगे तो वैसे तो ईश्वर करे, मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ आप जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन शायद आपको कभी तैयारी करना पड़े वन डे एग्जाम्स में, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी इंग्लिश में। ओके, गुड नाइट बेटा, टेक केयर।